नमस्कार फ्रेंड्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस छोटे से वीडियो को बनाने के पीछे का हमारा मकसद ये है कि आप सारे लोगों को पता ही होगा कि 71st बीपीएससी का जो मेंस है ना, वो कल से आपको स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 25th को कल फर्स्ट हाफ में आपको सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है उसकी परीक्षा है। फिर उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक लेकर के आप निबंध देंगे। बहुत कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं, बस 2-4 मिनट में हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि किस चीज के ऊपर मतलब क्या करना बेस्ट है। ठीक है, और मेरी बताई गई चीजों के से इतर आप लोगों ने कुछ अपनी अलग अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी है तो वो तो सबसे बेस्ट है, राइट। तो चीजों को थोड़ा हम लोग ब्रीफली देख रहे होंगे। ठीक है, हेडिंग देख सकते हैं, व्हाट वी हैड रिटन दैट 71st बीपीएससी मेंस लिखने वालों के लिए आखिरी पैगाम। और आपको अपने को ट्रीट करना है मिल्खा सिंह साहिब की तरफ से। और कोई भी बीपीएससी या कोई भी आपका मतलब जो भी अभी आपका कंप्यूटर है वो अभी आप लोगों को डरा रहा होगा, मन में बहुत सारे आपके संशय होंगे। ठीक है, एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, पूरा पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा, पहले की तरह से ट्रेडिशनल पेपर आएगा या इस बार यूपीएससी के पैटर्न पर बड़ा इनोवेटिव सा नया सा बड़ा टफ सा पेपर आएगा। उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। पहला चीज तो जानिए कि निर्भय होकर के एग्जाम देने चाहिए। ठीक है, वो 300 मूवी आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें 300 लोग ही रहते हैं और सामने की जो शत्रु दल होता है वो 10 लाख के इक्विवेलेंट होता है। फिर भी राजा लियोनाइडस वहीं पर रुकते हैं, वहीं पर बोलते हैं कि यहाँ हम दुश्मन को रोकेंगे, दुश्मन को मारेंगे, यहाँ दुश्मन को फना करेंगे। कल के लिए आपका कंप्यूटर क्या है, एक टफ सा पेपर, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर रखा है। कल तो ऐसा देखिए तो मेंस में आपके लिए कोई फिक्स लिखने का स्कोप नहीं होता है। ठीक है, आपके पास जो भी नॉलेज है उसी नॉलेज से बेस्ट करने का प्रयास करिए। ये एक तरीके से देखिए तो प्रीलिम्स से ज्यादा आसान है। प्रीलिम्स में आपको एब्सोल्यूट चीजें पता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। यहाँ तो सब्जेक्टिविटी है ना जी। तो जो भी चीज है, जो भी बेस्ट नॉलेज मेरे पास होगा उस नॉलेज के आधार पर हम एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मिल्खा सिंह मूवी शायद आप लोगों ने देखा होगा। मिल्खा सिंह साहब भी जब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो उनको डराते हुए पाकिस्तानी जो कोच होता है ना, बोलता है कि मिल्खा यार ठीक है तुम दौड़ने आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ध्यान रखना कि ये तुम्हारी आखिरी रेस भी हो सकती है, हो सकता है तुम रेस हार भी जाओ, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे देश में बड़ी बेइज्जती होगी बिकॉज तुम बड़े नाम के साथ यहाँ पर आ रखे हो। और मिल्खा सिंह साहब एक बहुत फिटिंग रिप्लाई देते हैं कि चिंता मत करो साहब, मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो अभी जो भी आपके शत्रु होंगे, चाहे वो टफ पेपर हुआ, आपके मन का भय हुआ, ठीक है, आपके अगल बगल के लोगों के ताने होंगे, सब लोग आपको डराएंगे कि बाबू तुम्हारा आखिरी मेंस होगा, अच्छा लिखोगे नहीं लिखोगे कोई गारंटी नहीं है। सुनते भी होंगे आप कि वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो बड़ा तेज है, उसका तो होना तय है, उसने वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी कवर अप कर रखा है जहां हम तो पढ़े ही नहीं है। तो उन सारी बेकार की चीजों से घबराइए मत, मिल्खा सिंह बनिए, अपने को ही बोलिए कि चिंता मत करो, लिखूंगा भी इतना अच्छा ना कि इसी बार सेलेक्ट होऊंगा, इसके बाद हमको मेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज के बाद हमको कभी भी मेंस वेंस लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आखिरी ही मेरा मेंस होगा। ठीक है, कुछ चीजें और ब्रीफ कर देते हैं। एक तो टाइमली आप जो भी आपका सेंटर है वहां पर चले जाइएगा। दूसरा चीज ये कि सुबह उठ करके अगर कर सकते हैं तो 5-6 मिनट का प्राणायाम हो गया, या कोई भी अन्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए। मेडिटेशन क्या करता है ना कि आपको रिलैक्स करता है, आपके भय पर, आपके संशय पर वो आपको विजय दिलाता है। हो सके तो जोर जोर से चिल्ला करके भी 2-4 चीज बोलिए। चिल्लाना भी क्या है ना कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम लोग जानवर थे ना, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, अभी हम लोग ह्यूमन बींग के तौर पर इवॉल्व नहीं किए थे, बिजली कड़कती थी, दूसरे हमसे बड़े शत्रु दिखते थे, हम लोग चिल्ला करके अपने भय को क्या करते थे, समाप्त करते थे। तो जोर जोर से चिल्लाइए और बोलिए कि हाँ यार हमको तो बहुत चीजें आती हैं, बहुत लोगों को ये मेंस लिखने का मौका नहीं मिला, हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थी। कुछ और ब्रीफ हम आपको कर देते हैं जस्ट 5-6 मिनट में। पहला चीज तो जानिए कि एसे के लिए भी हम लोग बात करेंगे और थोड़ा डीआई सेक्शन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पहला चीज तो जीएस वाले सेक्शन को ही देखते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। एक चीज जानेंगे कि जीएस 1 हो गया या 2 हो गया, इन दोनों में कितने कितने सेक्शंस हैं।
तो पता ही आप लोगों को कि इन दोनों सेक्शंस में, दोनों जीएस के पेपर में तीन तीन आपको सेक्शंस आपको देने हैं। ठीक है, जीएस 1 हो गया, इसके पहले वाले में आपको इतिहास देना होगा, करंट अफेयर्स देना होगा, करंट अफेयर्स देना होगा। ठीक है, इसको आर मान लीजिएगा, और डीआई वाला सेक्शन देना होगा। ठीक है, ये सारे लोगों को ये सामान्य सी चीजें पता है कि इतिहास है, इसको मान लीजिए करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, और ये डीआई है। ठीक है, 3 घंटे का साहब पेपर है, और 3 घंटे का पेपर है। पहले वाले सेक्शन में, दूसरे वाले सेक्शन में और तीसरे वाले सेक्शन में मान करके चलिए कि इन तीनों सेक्शन को आपको एक एक घंटा ही डिवोट करना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज इतिहास, ठीक है, आप रूम से बहुत अच्छा गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर साहिब को या पाल कला पढ़ के गए हुए हैं, उसको एज इट इज वहां पर आपको लिख देना है। ये करंट अफेयर्स भी अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूर देख लीजिएगा एक बार, और ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसके क्या इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा। डिलिमिटेशन की जो चर्चा चल रही है, इन तीनों चीज क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है 38 मार्क्स में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन। डीआई वाले सेक्शन के लिए भी 1 घंटा जरूर रखिए, बिकॉज वो एक अननोन सा क्वेश्चन होगा। बहुत बार आपको क्या करना होगा कि कैलकुलेटर पर अपनी उंगलियां चलानी होगी। ठीक है, कैलकुलेटर पर उंगलियां चलाते समय एक बार स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। वरना कई बार क्या होता है ना साहेब, कि हमको 47.4 प्रेस करना था और मेरा ध्यान कहीं और था, गलती से हम 46.4 प्रेस कर दिए, सारा का सारा मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी या नेहरू जी, सुभाष जी के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है ना, तो भी आपको 38 में वो लोग 20-22 देंगे, पड़ोसी को भी उसने बहुत अच्छा भी लिखा है तो 25 देंगे। लेकिन यहां पर सीधे कहानी ये है कि आंसर नहीं आने पर बीपीएससी मार्क्स वगैरह नहीं देता है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि थोड़ा एक बार स्क्रीन पर ध्यान दे दीजिएगा। आज के पहले भी अगर आपने मेंस वेंस लिखा हुआ है ना, तो बहुत प्रबल चांसेस होंगे, फिर मेजर चांसेस होंगे कि आप पिछला वाला कैलकुलेटर ही यूज करें, कैलकुलेटर ही यूज कर रहे होंगे। तो एक बार देख लीजिएगा कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में वास्तव में वो लोग दूसरे व्यक्ति का कैलकुलेटर आपको नहीं लेने देंगे। तो पता चला कि 1 साल पहले आपने मेंस लिखा था, वही कैलकुलेटर आप लेकर के चले गए, वहां एग्जामिनेशन हॉल में उसकी बैटरी डाउन हो गई, और उसके कारण कहीं ना कहीं 72 मार्क्स के क्वेश्चन में हम गुफअप करके आ गए। ठीक है, तो इस एक फैक्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे। तीनों सेक्शन के ऊपर एक एक घंटा ही आपको डिवोट करना है, उस चीज को एक बार ध्यान में रखेंगे, एक एक घंटा डिवोट करिए। फायदा उसका ये होगा ना सर, कि लेट से कि जीएस 1 का जो पहला वाला सेक्शन है इतिहास वाला, उसमें 1 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, दूसरा वाला जो सेक्शन है उसमें भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं, और तीसरा वाला जो डीआई वाला सेक्शन है उसमें भी क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। आपको प्रयास करना चाहिए कि चूंकि 3 क्वेश्चन में से 2 बड़े क्वेश्चन होते हैं और एक छोटा क्वेश्चन होता है, मान के चलिए कि जो छोटा वाला क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन लिखने में आपको 5-5 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 2 क्वेश्चन आपको इनी हाउ 35 मिनट में लिख लेने, लेट से 18 मिनट और 17 मिनट, और तब 5 × 5 25 मिनट आपको डिवोट करने चाहिए छोटे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यकीन मानिए एक बड़ा क्वेश्चन लिखना ज्यादा आसान है, उससे ज्यादा टाइम टेकिंग, ज्यादा वर्ड टेकिंग और ज्यादा ब्रेन टेकिंग होगा छोटे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई मोटे तौर पर 18, 17 और 25 मिनट आप रखिए, टोटल 1 घंटा हुआ। सेम स्ट्रेटजी यहां पर अप्लाई जा सकती है, और डीआई वाले सेक्शन में फिर 30-30 मिनट में दोनों क्वेश्चन करिए, और उसमें भी ध्यान रखिए एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज को बार बार पढ़िए। जैसे पिछला जो बीपीएससी का पेपर था वो बहुत टफ था, यही रीजन है कि बहुत लोग उसका लाइव डिस्कशन भी कराने के लिए नहीं आए, मैंने करा रखा था, और इट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि आप में से कम 500 बच्चे लाइव जुड़े हुए थे, जिनका कंसर्न था कि सर हम डीआई बना के आए हैं, वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए।
कल भी इस चैनल के ऊपर ना, मतलब कल नहीं, जिस दिन भी आपका जीएस पेपर 1 का एग्जाम होगा ना, उस दिन डीआई का सेक्शन, या कल भी हम लोग एशिया वगैरह को के क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उस पर क्या करने की जरूरत है। तो दिमाग में बिठा लीजिए, 3 सेक्शन, 1-1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा ईच आपको डिवोट करने की जरूरत है, और तब जाकर के थोड़ा डीआई सेक्शन के ऊपर और भी एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, ताकि जो फाइनल आंसर भी हो वो भी अच्छा हो जाए। स्टेप मार्किंग यूजुअली ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में होता था ना भाई, गिवन टू प्रूव लिख दी, आपको मार्क्स वार्क मिल गए, यहाँ पर वो चीजें नहीं होती है। ब्रीफली आप लोगों को कुछ चीजें और बताते हैं, खास तौर से निबंध को लेकर के। पहला चीज तो जानेंगे कि निबंध लिखने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। जिस भी तरीके से आप निबंध लिखते आए हैं, या जैसा भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा, हर तरीके के निबंध को एक ही पैटर्न पर नहीं ढाला जा सकता है। जैसा वहां पर डिमांड होगा, उस डिमांड के हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ कुछ डायमेंशन हम बता देते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर निबंध आपको लिखना है, तो पहला चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि उस टॉपिक के ऊपर भारतीय पौराणिक या ऐतिहासिक कोई रेफरेंस है क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से अनटचेबिलिटी के ऊपर ही आ रहा है, जातिगत भेदभाव के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो आप सोच करके देखिए ना कि महाभारत के कालखंड में क्या कर्ण को जातिगत भेदभाव नहीं झेलना पड़ा था, झेलना पड़ा था। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में लिख सकते हैं भाई, बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लिख सकते हैं कि भाई एक आदमी जो खुद जातिगत वंचना से, छुआछूत से इतना ज्यादा प्रताड़ित रहा, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, यहां से चीजों को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के ऊपर ही अगर आ रहा है, तो पौराणिक रेफरेंस देखिए ना, महाभारत का युद्ध केवल इसलिए जीता जा सका बिकॉज भीष्म पितामह, जो कौरवों के सबसे बड़े सेनापति थे, उनको मार गिराया गया, और उनको मार गिराने में एक ट्रांसजेंडर कह लीजिए, थर्ड जेंडर कह लीजिए, उसने अप्रीतम आपको योगदान दिया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भारतीय पौराणिक या ऐतिहासिक रेफरेंसेस वगैरह आप लिख सकते हैं। दूसरा एक डायमेंशन है जिसको आप सोच सकते हैं, वो है भारतीय संविधान, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक लिख रखा है, ठीक है, वीमेन डेवलपमेंट हुआ या कोई सा भी, जैसे जातिगत भेदभाव वगैरह ही हुआ, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को तो आप रिफर कर सकते हैं ना, समता का अधिकार, ठीक है। या 23rd और 24th को आप रिफर कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक अगर कोई इश्यू आ रखा है, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में खासतौर से उसका प्रियम्बल हो गया, बिकॉज प्रियम्बल में मोटे तौर पर प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, एक शॉर्ट आपको माना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस कर दिया गया है प्रियम्बल में। डीपीएसपी हो गया, आपको फंडामेंटल राइट्स हो गए, इन सब के वेरियस आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरीके से आप आंसर नोट डाउन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, तो आर्टिकल 40 को जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर वीमेन रिजर्वेशन वगैरह के ऊपर आ रखा है, तो आपको पता ही होगा कि फिलहाल 243D और 243T के अंतर्गत पंचायतों में और नगर पालिका में 1/3 वीमेन रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि इन सारी चीजों से संबंधित अगर आप आर्टिकल्स को याद रखे हुए और अगर उनको लिख पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा। एक लड़का लिखेगा कि भाई 1/3 वीमेन रिजर्वेशन मिला हुआ है पंचायतों और नगर पालिका में, और वहीं वहीं पर हम रिफर कर देंगे कि भाई 243D और 243 में ऐसी बात कही गई है, तो हमको ज्यादा एज होगा। बिहार का जो 2006-2007 का जो नियम है, उस चीज को रिफर कर देंगे, वो और भी अच्छा होगा। तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं ना कि भाई भारतीय संविधान को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक डायमेंशन हो सकता है भारतीय
सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाएं और उसी को फॉलो करते हुए राज्य सरकार की भी योजनाएं। राज्य सरकार की योजनाओं के ऊपर कभी भी अगर क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि 7 निश्चय में मोटे तौर पर सारी राज्य जो भी राज्य की विषय सूची है उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो 7 निश्चय यहां पर लिख देंगे। भारतीय सरकार की योजनाएं एक बार देखेंगे, मतलब जिस तरीके से जिस कम्युनिटी को आपको लिखना होगा उस तरीके से लिख रहे होंगे। हो सकता है कि SC ST वीमेन या किसी और वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर उस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है तो उनसे संबंधित योजनाओं को रिफर करेंगे। ठीक है, बिहार के संदर्भ में जीविका दीदी वगैरह को रिफर कर सकते हैं। तो भारतीय सरकार की योजनाएं हो गया या राज्य सरकार की योजनाओं को भी हमेशा रिफर करेंगे। ठीक है, जैसा जरूरत होगा। ठीक है, अच्छा, इनमें से हर सेक्शन को लेकर के अलग से आप क्या करेंगे, जैसे वीमेन के ऊपर ही क्वेश्चन आ रखा है ना, तो उसको ब्रीफली उसके जितने भी डायमेंशन होंगे वीमेन डेवलपमेंट के वो सब आपसे लिखना एक्सपेक्टेड होगा। जैसे हाँ, जैसे लेट से वीमेन के ऊपर कोई ऐसे आ रखा है। ठीक है, वीमेन डेवलपमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो राजनीतिक, ठीक है, कि राजनीतिक रूप से उनको आपको संबल देना है। दूसरा, आर्थिक रूप से आपको उनको क्या करना है, मजबूत करने का जरूरत है। ठीक है, और तीसरा, सामाजिक रूप से भी उनको क्या करना है, सक्षम बनाना है। सामाजिक रूप से भी उनको आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब राजनीतिक सशक्तिकरण की बात आएगी तो वीमेन रिजर्वेशन को आप लिख देंगे। आर्थिक सशक्तिकरण की कभी भी बात आएगी तो आर्थिक सशक्तिकरण में उनके स्वरोजगार के लिए जो भी योजनाएं हैं या जॉब्स वगैरह में जो रिप्रेजेंटेशन है उनको आप नोट डाउन करा सकते हैं। और सामाजिक रिप्रेजेंटेशन में, जैसे सामाजिक रिप्रेजेंटेशन में या सामाजिक वेलफेयर में उनके क्या लिखा जा सकता है। पहला चीज तो शिक्षा से ही वंचित हो जाती हैं महिलाएं। ठीक है, तो उनका शिक्षा से संबंधित कुछ की डेटा वगैरह आपके पास है तो उसको नोट डाउन करा सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि एशिया वगैरह के लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक हुआ कहने का तरीका, एक लाइन अगर एक लड़का लिख रहा है कि बिहार शिक्षा के पैरामीटर पर, शिक्षा के पैमाने पर पिछड़ा हुआ है, और वहीं कोई लड़का लिख देता है कि भाई जो ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट है वो 74.04% है, उसी से जब आप कंपेयर करने जाएंगे बिहार के संदर्भ में तो यू विल गेट की ओनली 68.8% ही लिटरेसी रेट है। और इसी को जब केरल या मिजोरम जैसे अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा वाले राज्यों से आप कंपेयर करने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि भाई वहां पर अप्रोक्सीमेटली 93 से 94% आपको क्या है, शैक्षणिक दर है। ठीक है, साक्षरता की दर। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। ऐसे वैसे साहब कुछ नहीं होता है, बात बना करके अच्छे से अगर आपको लिखने आता है ना तो ऐसे वगैरह में आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। ठीक है, रोजगार परक शिक्षा हो, प्लस इस रोजगार परक शिक्षा के आधार पर जब महिलाएं रोजगार में वास्तव में जाएं तो वो किसी लैंगिक भेदभाव अथवा किसी लैंगिक शोषण का शिकार न हो। ठीक है, तो उसको इंश्योर करना होगा कि लैंगिक समानता कहां पर हो, कार्यस्थल पर हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़ जोड़ करके एक ही कोई अगर एसे का टॉपिक दे रखा है उस एसे के टॉपिक के वेरियस पैरामीटर्स को आप क्या कर सकते हैं ना, कि जोड़ जोड़ करके आप लिख सकते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़िए कि हाँ इसके इतने डिफरेंट डायमेंशंस हैं। 3 घंटे में 3 अगर आपको एसे लिखना है तो मान करके चलिए कि 1 आवर में एक ऐसे आप लिखेंगे, लेकिन लिखने का काम आपको वास्तव में 50 मिनट ही करना चाहिए।
और 10 मिनट में आपको बड़े अच्छे तरीके से उस आंसर को फ्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा फ्रेमिंग के ऊपर 10 मिनट देंगे कि इस सीक्वेंस में हमको चीजों को लिखना है। Why I'm saying so? Because इंग्लिश में एक पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको कहते हैं पाराजंबल। पाराजंबल का मतलब होता है कि 4 सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उन सेंटेंस को बहुत लॉजिकल तरीके से आपको क्या करना है कि उनको अरेंज करना है। 3 सेंटेंस, जो रमेश था वो उठा, रमेश स्कूल गया और वहीं पर जब आपको लंच ब्रेक हुआ तो उसने लंच किया, ये एक ऑर्डर हुआ। अब इसी को हम ऐसे बोले कि भाई लंच ब्रेक हुआ तो जो रमेश है उसने लंच कर लिया, फिर उसके बाद वो स्कूल गया और फिर उसके बाद वो सो करके उठा, तो ये गलत होगा ना। तो 10 मिनट अगर आप ऐसे की फॉर्मेटिंग पर डेडिकेट कर देंगे ना, तो उसका फायदा ये होगा कि बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से आप अपने आंसर्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और नहीं तो अगर आपने 10 मिनट आंसर फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा कि भाई जब जो चीज आपको याद आ रही होगी उसको उसी समय आप लिख रहे होंगे। ठीक है, आपने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखा है उसको एक तो स्टिक करेंगे, और नहीं तो जो ब्रीफली चीजें हम आपको बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से भी चीजों को सोचा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने देख लिया, इसके अतिरिक्त भारत सरकार या केंद्र सरकार की कोई योजनाएं हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजीज हैं, कोई उनका विजन है, उनको आप एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोच के देखिए ना कि कोई सी भी सरकारी योजना है, वो क्या 100% आपको सफल होती है क्या? लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़िए ना कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती हैं। तो अगर कुछ कमियां होंगी तो उन कमियों को फिर हम लोगों को डिस्कस करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक वैसे ही कोई सरकारी योजना है तो उसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, उन प्रोज एंड कॉन्स को भी अगर एक बार आप बताएंगे, उनके सुधार के जो प्रशासनिक उपाय हैं उन प्रशासनिक उपायों को अगर आप बताएंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि भाई एक और डायमेंशन आप नोट डाउन करा सकते हैं। कोई भी समस्या है या कोई भी विषय है उसका एक नैतिक पक्ष होता है। नैतिक पक्ष बोलता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए या सैद्धांतिक दृष्टिकोण से क्या सही है, क्या सही है। तो एक इस डायमेंशन को भी आप लोग नोट डाउन करा सकते हैं कि भाई वीमेन डेवलपमेंट की अगर दे रखा है तो उसका क्या वास्तव में मतलब होता है। इसका मतलब है कि समाज के संसाधनों पर, समाज के अवसरों पर मोटे तौर पर 50% महिलाओं को भी उनका हक मिले। बिकॉज समाज में जाकर के देखिए तो मोटे तौर पर 50% जो पॉपुलेशन है दैट बिलोंग्स टू द वीमेन कम्युनिटी, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि कोई से भी डेवलपमेंट के पैरामीटर होंगे उनमें 50% अगर महिलाओं को आप दे रहे हैं तो ये उनका हक है, या आप कोई उनको भीख वीख नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो नैतिक पक्ष वगैरह को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जब चीजों को आपने होलिस्टिकली एनालाइज कर लिया ना, तो कंक्लूजन जब आप लिखने जाएं, निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब सिंपली समझना है कि आखिरी के जो 1 या 2 या 3 पैराग्राफ होंगे छोटे छोटे, वो कभी भी प्रोफेशनल एशे में आपको ये कोई नहीं सजेस्ट करेगा कि भाई निष्कर्ष लिख के बताइए, कि निष्कर्ष मतलब उसको हाईलाइट वाईलाइट करके मत बताइए, इतने अच्छे पॉइंट लिख दीजिए कि ऑटोमेटिकली निष्कर्ष हो जाए। निष्कर्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको एक चीज में एडवांटेज होता है, आई पर्सनली बिलीव, इस चीज को आप भुनाइएगा, कोई आप रेलिवेंट कविता लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना बचपन से रामधारी सिंह दिनकर साहेब को या विभिन्न कवियों को आप लोग जो पढ़ते आए हैं उसको किस दिन के लिए बचा करके रखे हैं, यहां पर यूज करेंगे। और तीसरा चीज आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे आगे की राह। मतलब ठीक है, अभी तक जो भी होता आया है वे अहेड, आगे चल के इस चीज के ऊपर क्या करने की जरूरत है।
ये एक स्ट्रेटजी अगर आप लोग अपनाएंगे तो आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि यूपीएससी के एशे में आई हैव स्कोर्ड एज हायर एज 155 एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इस वाली स्ट्रेटजी को भी अगर आप लोग फॉलो अप करेंगे चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। आपने कोई अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी बना रखी है वो भी बड़ी अच्छी चीज है। इस एक डायमेंशन के आधार पर आप सोच सकते हैं। एक और डायमेंशन क्या हो सकता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई सा भी उसके ऊपर मैंडेट है, कोई सा भी प्रोटोकॉल है, कोई सी भी ट्रीटी है, जैसे एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर के साइट्स लिखा जा सकता है, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन को लेकर के 1948 का जो मानवाधिकार आपको यूनाइटेड नेशंस का 1948 का जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, उसको रिफर कर दीजिए। उसके बाद उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट से जोड़ करके लिखिए। ठीक है, तो ये सारे वेरियस डायमेंशंस हैं। मोर और लेस शॉर्ट अगर ब्रीफ करें तो एक ही चीज बोलेंगे कि हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गए, यूजुअली जो यूपीएससी की कॉपीज होती हैं वो जेएनयू या डीयू जैसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। वहां पर यूजुअली एक चीज जो हम देखे हुए हैं वो ये है कि भाई वहां पर क्वालिटी को वो लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है कि मेंस की लिखी हुई कॉपियों को पब्लिक डोमेन में डाल देता है। पब्लिक डोमेन में डालना मतलब वो आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाती है। आम जनता के लिए तो क्या ही उपलब्ध होता है, मतलब जिस भी लड़के ने मेंस लिखा होता है उसकी कॉपी वो दे देते हैं और फिर वेरियस मीन्स के द्वारा वो ऑनलाइन चीजें आ ही जाती हैं। तो 500 प्लस कॉपीज को एनालाइज करके जो हम एक चीज विजुअलाइज किए वो ये है कि भाई अगर एशे के लिए लोग 10 से 12 पन्ने दे रहे हैं ना, तो आखिरी पन्ने तक जरूर आप जाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास कंटेंट, आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कंटेंट थोड़ा कम है, तो ज्यादा स्पेस करके लिखिए और दूसरा चीज की थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिख दीजिए। इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एशेज लिखे हुए हम देखें ना बीपीएससी की कॉपियों में, जो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो आखिरी पन्ने तक नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए उसमें एवरेज मार्क्स देकर के लोग निकल गए। ठीक है, तो इस एक चीज के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रयास करिए कि जितना भी पेजेस वो दे रहा है बड़े फॉन्ट के थ्रू या स्पेस ज्यादा दे करके या डायग्राम्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह निबंध में तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट वाले आंसर्स हैं या बड़े वाले आंसर्स में भी अप्रोप्रिएट जगह पर डायग्राम्स को जरूर इंक्लूड करेंगे। अगर पिक्चोग्राफिक आपका रिप्रेजेंटेशन है तो आपका वर्ड्स बचाएगा और मोर और लेस उतनी ही नाम कहानी वो कम शब्दों में कह देगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी स्ट्रेटजीज को एक बार आप फॉलो करिए, अपनी जो भी आपकी क्षमता है उसके ऊपर भरोसा रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर एफर्ट्स आर ग्रेटर देन योर रिजल्ट्स। आपने बहुत मेहनत किया हुआ साहेब, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई ये इंपॉर्टेंट डे आप फेस करने वाले हैं, इसको एंजॉय करिए, अनावश्यक घबराइए मत। आप अगर प्रीलिम्स का कट ऑफ 90 था तो आप भी 90-95 लेकर के आए, कोई 150 वाला नहीं बैठा हुआ है, होगा भी तो एक दो बिरला होगा, आपको एक ही सीट चाहिए। प्लस वहां पर कहानी इस चीज की भी है ना कि आप कितने कूल माइंडेड तरीके से पूरे पेपर को कवर अप कर सके। प्रयास करिए कि कम से कम क्वेश्चन छोड़िए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़िए, मतलब जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है उसके भी कुछ कीवर्ड्स अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस कीवर्ड्स को ही कम से कम एक्सप्लेन करके चले आइए। अब देखेंगे ना कि लेट से जीएस 1 में 8 क्वेश्चन है, जीएस 2 में 8 क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरऑल तरीके से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मिला लीजिए तब तो 18-18 क्वेश्चन हो गए, 18-16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बट इन जनरल देखिए कि 18-18 क्वेश्चन वहां और एक 3 एशे, 20 क्वेश्चन के आधार पर आपके भविष्य का फैसला होगा। यूजुअली जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं और नहीं सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके बीच अंतर कितने का होता है, 50 नंबर का, 40 नंबर का, 30 नंबर का। 30 नंबर 40 नंबर डिवाइडेड बाई 20 क्वेश्चन इज, या इवन 40 क्वेश्चन इज 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में 1 नंबर अगर आप ज्यादा लाने के लिए प्रयासरत हो गए, वही आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। श्रीमद भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण बहुत इफेक्टिवली बता करके गए हुए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर तुम्हारा अख्तियार है, फल के ऊपर नहीं है। अनावश्यक टेंशन मत लीजिए, जाकर के बहुत अच्छा सोइए,
बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छा पेन वेन देख लीजिए, अपने कैलकुलेटर को एक बार अपने को रीश्योर कर लीजिए कि भाई वहां पर वो चलेगा ना, कौन वाला हाल तो नहीं होगा। कौन को ब्रह्मास्त्र चलाने सब आता था, लेकिन जरूरत के समय क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ है, अगर आपको लगता है कि पिछले मेंस में भी यही कैलकुलेटर यूज किए थे, तो साहब अपने करियर के साथ मत खेलिए, 200-250 उसके ऊपर खर्च कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपके सर्किल में कोई व्यक्ति मेंस वगैरह दे रहे हैं तो उनको एक बार मोरल बूस्ट अप उनका करिए कि भाई तुम बहुत टॉप आदमी हो, तुम ही क्लियर करोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।